रामघाट का सुंदरीकरण, ये छुपाने की बात नहीं है, पैकेट में नहीं कोई रखा है। ये पूरी जनता, विपक्ष भी देख रहा है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि 2027 मोहम्मदाबाद को परास्त कर ले। और हमें विश्वास है कि जनता में पूरी बहुमत के साथ फिर 27 में योगी जी को और 29 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस गद्दी पर बैठाएगी। लोकसभा लड़ने के लिए आजमगढ़ की सीट सुरक्षित हो गई है मैनपुरी कन्नौज इटावा वालों के लिए। यहाँ के नेता क्या करेंगे? जो लोग लोकल रहते नहीं हैं वह लोकल समस्या क्या जानेंगे? साल भर में एक बार दो बार आएंगे तो वह लोकल समस्या क्या जाने नहीं जान पाएंगे। परिवार सबके पास है। योगी मोदी और योगी जी को कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास 1 अरब 40 करोड़ परिवार है। कोई अपने परिवार को ही परिवार समाज समझता है, यही परिवारवाद है। हमारे लिए अपराधी अपराधी होता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोगों को सुरक्षित रहने का अधिकार है। तो हमारी सरकार ये करती है। अपने कर्मों के हिसाब से जीतेंगे, अपने विकास पे, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। जनता के वो हमने काम करके दिखाया है और जनता काम की बेस पर हमको जिताएगी। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना का रामघाट स्थान, यह एक सिर्फ धार्मिक स्थान ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों से जुड़ा एक ऐसा पड़ाव माना जाता है जहाँ से कई चीज़ें उभर करके हमारे सामने आती है। आज उसी रामघाट स्थान से बात होगी विधानसभा 2027 को लेकर के और क्षेत्र के विकास को लेकर। हमारे साथ बीजेपी के लीडर हैं और कुछ मंडल अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मैं जनार्दन शर्मा हूँ, मंडल अध्यक्ष भाजपा मोहम्मदाबाद जी। जानेंगे कि पहले और अब में क्या फ़र्क है। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि सन 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ और जब पंचवर्षीय योजना आई उसके बाद से लगातार यहाँ पर विधायक, सांसद, पहले एक घोसी लालगंज लोकसभा मानी जाती थी मोहम्मदाबाद, ठीक। 1980 में जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी तो 88 में ज़िला बना श्रीमान, ठीक। 88 से ज़िला बना और 91 से भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय श्री राम सोनकर जी विधायक रहे, ठीक। और उसके बाद लगातार उसके पहले भी विधायक रहे और उसके बाद भी विधायक रहे, लेकिन हमारे मोहम्मदाबाद की चिंता किसी ने नहीं किया। हमारे मोहम्मदाबाद की चिंता किसी ने नहीं किया। हाँ, श्री राम सोनकर की कहें तो वो 2 बार मंत्री और 3 बार विधायक, उन्होंने कुछ काम अपने समय में किया था, लेकिन जितना मौका मिलेगा किसी को, चाहे हमको चाहे आपको, उतना होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तब से अब तक यहाँ देखिए पीछे दिखाई दे रहा है स्मशान घाट। ये रामघाट का सुंदरीकरण, ये छुपाने की बात नहीं है, पैकेट में नहीं कोई रखा है। ये पूरी जनता, विपक्ष भी देख रहा है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि 2027 मोहम्मदाबाद को परास्त कर ले। सिटी के विधायक अभी भी वही हैं। हाँ हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बता दें वो कहीं अपना इस तरह का काम किए हैं, वो बता दें। मैं चैलेंज दे करके कह रहा हूँ कि उनके जो भी विधायक, बसपा और सपा के जो भी विधायक हुए, अब तक इसकी चिंता क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए भाई? हमारे माननीय के शर्मा जी जब से ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री हुए हैं, पूरे प्रदेश में लगातार विकास का काम आज तक चल रहा है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष हैं, हम लोग अपनी अगर बात वहाँ तक पहुँचा लेते हैं तो हम लोगों का भी काम हो जाता है। और पहले के जो विधायक हुआ करते थे भैया, उनके ही कार्यकर्ता का काम नहीं होता था, उनके ही कार्यकर्ता का इस तरह का विकास का कार्य नहीं होता था। हाँ, थाने तहसील में उनका काम हो जाता था, वो भी अब जान ही रहे हैं आगे की स्थिति क्या है, बता दीजिए ना। आगे की स्थिति ये थी कि थाने और तहसील में दरोगा से सेटिंग हो जाती थी, पैसा मिल जाता था, काम हो जाता था। उसी पर वो दिखाते हैं कि हम जो है, हमारी पार्टी और हमारे विधायक और हमारी सरकार बहुत अच्छी थी। विकास का कार्य 70 सालों से 75 सालों से उन्होंने नहीं किया। श्री राम सोनकर की आपने बात किया, पिछली बार बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने और कुछ युवा साथियों ने उनका विरोध किया था कि वो बाहरी हैं, और इस बार भी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सवाल बीजेपी के दिलो दिमाग में, बीजेपी नेताओं के दिलो दिमाग में कैसे बैठा कि वो बाहरी हैं? जैसे सुनिए, जैसे पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, ठीक ना, पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जो पार्टी के रीति और नीति को नहीं जानते हैं लोग, वो लोग अगर ऐसे कह रहे हैं तो वो निंदनीय है। मैं एक बार और इस पर मैं आप लोगों को दिया था, बताया था, वो निंदनीय है। जैसे सन 1991 में जब वो विधायक का टिकट पाए तो पार्टी क्या नहीं जान रही थी कि वो आजमगढ़ के हैं? पार्टी जान रही थी ना। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर ये बात है कि नहीं वो बाहरी हैं, तो वो हमारा और किसी और का विषय नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व का विषय है। शीर्ष नेतृत्व ने उनको मोहम्मदाबाद 355 से चुनाव लड़ाया, तो अब मैं कैसे उनको कह सकता हूँ, चाहे कोई कार्यकर्ता कैसे कह सकता है? सवाल यही है ना कि बीजेपी के लोग ही इस बात को कह रहे हैं। जिससे मान लीजिए कि गुजरात से आकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद बन सकते हैं। हाँ। इटावा और मैनपुरी से आकर के अखिलेश यादव के परिवार के लोग आजमगढ़ में सांसद ही बन सकते हैं। तो अगर आजमगढ़ से वो आकर के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी नेताओं में खलबली क्यों मची? मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है, मैं बताया ना कि जो रीत और नीति को नहीं जानते हैं, समर्थक जो रीत और नीति को नहीं जानते हैं। जैसे आज ही हम तिरंगा यात्रा निकाले थे, हमारे नेतृत्व में, और माननीय श्री राम सोनकर जी के नेतृत्व में मुख्य अतिथि थे, वो यात्रा निकली थी, ठीक ना। तो अब उसमें अगर कोई ये कह दे कि जनार्दन शर्मा कार्यकर्ता अच्छा नहीं है या इसको काम करने का ढंग नहीं, तो भाई मैं किसी का मुंह तो नहीं रोक लूँगा भैया, मैं किसी का मुंह तो रोकूंगा नहीं। लोग कहने वाले कहते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कारवां इसी तरह लगातार अनवरत चलता रहेगा। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष अभी भी आप लोगों को घेर रहा है। जी, ऐसा है कि महंगाई, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की भी बात सुन लीजिए। महंगाई जैसे 2014 के पहले जो स्थिति थी देश की, सबको पता है, विपक्ष भी जानता है। जो है एक किसी और को बैठा करके अपने राज कर लेना और अपने हिसाब से देश को चला लेना, ठीक ना, उसमें और अपने स्वयं निर्णय लेना, अपने स्वयं के नेतृत्व में देश को चलाना, राष्ट्र को चलाना, ये सब दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन अब विपक्ष मैं पहले भी कहा कि विपक्ष कह रहा है, कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जनता भी जान गई है। रही बात बेरोजगारी की, सबसे ज़्यादा माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में 9.5 लाख नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां, 9.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली हैं। और हम कह रहे हैं, विपक्ष से हम पूछ रहे हैं, मंडल अध्यक्ष होने के नाते विपक्ष से पूछ रहे हैं कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अपना डाटा उठा के देख लें कितनी नौकरियां दिए हैं। तो वो लोग कौन है जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी मिले ही नहीं? हैं, वो लोग कह रहे हैं, वो विपक्ष है, वो विपक्ष है। बहन मायावती जी के शासनकाल में 1,85,000 सरकारी नौकरी मिली थी। आप डाटा उठा के देख लीजिए, जो लेटेस्ट शासन रहा उनका। 2012 से 2017 के बीच में 2,25,000 नौकरी माननीय अखिलेश यादव जी दिए थे, और हमारी सरकार तो 9 लाख 9.5 लाख नौकरी दे चुकी है भाई साहब। लगता है कि इस बार यहाँ से आपकी सीट निकलेगी, क्योंकि पिछली बार भी नहीं निकली थी, विपक्षी आपके सामने खड़ा रहा। बात वो है, क्या नाम है, जैसे हमारे सभी बूथों का गठन हो चुका है, ठीक, प्रदेश नेतृत्व अपना भी गठन कर रहा है, हम बूथ पर लड़ाई लड़ते हैं, ठीक, हमारी पूरी तैयारी है कि हम 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा, यानी बम्पर वोटों से हम अपने विधायक को जिताएंगे, और कमल का फूल मोहम्मदाबाद में खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। पूर्वांचल कहा जा रहा है कि समाजवादियों का गढ़ है, और वो IM फैक्टर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ा है, काम करता है। मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि आखिर बीजेपी ही क्यों पसंद आई आपको? जैसे सुनिए, ये अपनी अपनी मानसिकता है। जैसे पसंद और नापसंदगी की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है, ठीक, और कहीं ऐसी विशेषताएं नहीं मिलती हैं। वहाँ सिर्फ परिवारवाद, जैसे कांग्रेस को देख लीजिए,
जैसे सपा को देख लीजिए, जैसे और भी दल हैं, जैसे जितने दल हैं हमारे देश में करीब हज़ारों दल हैं, ठीक ना, हज़ारों दल हैं। उस दल में जैसे आपके बिहार के लालू यादव का दल है आरजेडी, ठीक, इस तरह से जितने दल हैं वो परिवारवाद पर ही अपनी सरकार चलाए और इसीलिए बहुत पीछे हो गए। आप देखेंगे कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 1/3 बहुमत से भी ज़्यादा सांसद बना लिए थे, ठीक। 2024 के चुनाव में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उस मिसअंडरस्टैंडिंग के नाते जो है हम लोग सीट थोड़ा कम निकाल पाए, लेकिन फिर भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और चल रही है। भाई साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी नहीं है, इसीलिए हमने बीजेपी को ज्वाइन किया। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में और या विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसमें राष्ट्रवाद नहीं है? देखिए, यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें परिवारवाद हावी रहता है। क्या आजमगढ़ में और सपा के जितने भी नेता हैं, यादव लोग हैं, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? लड़ते तो हैं, मुबारकपुर से अखिलेश लड़े थे और उसमें संग्राम जतरौलिया से लड़े हुए हैं। वही धर्मेंद्र और अखिलेश मुलायम तो 3 लोग आते हैं। जैसे विधानसभा तो लड़ लेते हैं, लेकिन लोकसभा लड़ने के लिए आजमगढ़ की सीट सुरक्षित हो गई है मैनपुरी कन्नौज इटावा वालों के लिए। यहाँ के नेता क्या करेंगे? जो लोग लोकल रहते नहीं हैं वह लोकल समस्या क्या जानेंगे? साल भर में एक बार 2 बार आएंगे तो वह लोकल समस्या क्या जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। कहने का मतलब कि परिवारवाद की पार्टी है। वह परिवारवाद की ही पार्टी है, चाहे उसको आप देख लीजिए, चाहे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी देख लीजिए, बहन जी की भी पार्टी देख लीजिए, आज उसी स्थिति में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसका एक बूथ अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। जो पोस्टर बॉय कहलाता था, पोस्टर चिपकाता था, आज देश का गृह मंत्री है। तो ऐसी पार्टी और राष्ट्रवाद पे चलने वाली पार्टी आपको और पूरे विश्व में देखने के लिए नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, मेरी विचारधारा है। तो इस मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से 4-5 लोग लाइन में हैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार हैं। जो पूनम सरोज की बात कर ली जाए, छोटू प्रसाद की बात कर ली जाए, उर्मिला पासी भी हैं, श्री राम सोनकर भी आपके हैं, और भी कोई हो सकते हैं, मुझे इतनी जानकारी है। बेहतर कौन प्रत्याशी होगा यहाँ के लिए? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा केवल एक ही ध्येय रहता है कि चाहे जो भी हो वह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं। शीर्ष नेतृत्व जिसे भी भेजेगा हमें उसके साथ रहेंगे। कमल का फूल ही हमारा निशान होगा। परिवारवाद की बात पे हमारी बात आई कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप जैसे लोग, हमेशा से अखिलेश यादव को घेरते रहते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, और वो कहते हैं कि जिनके पास परिवार ही नहीं है तो क्या परिवारवाद की बात करेंगे? परिवार सबके पास है। योगी, मोदी और योगी जी को कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास 1 अरब 40 करोड़ परिवार है। कोई अपने परिवार को ही परिवार समाज समझता है, यही परिवारवाद है। जो परिवार को पूरा राष्ट्र समझे वो परिवारवाद नहीं है। आपसे एक सवाल है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, अगर समय ने साथ दिया और मेरे कर्मों में मेहनत रही तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। क्या समाजवादी पार्टी में मुझको ऐसा अवसर प्राप्त होगा? ये आप ही बता दीजिए। नहीं है उनमें। नहीं है, तब तो वो परिवारवाद हुई कि नहीं हुई? अच्छा, क्या बीजेपी परिवारवाद है? चाहे प्रधानमंत्री हमने दिया, अटल जी किसी परिवार से थे, मोदी जी किसी परिवार से थे, मुख्यमंत्री जितने भी हमारे समय हैं किसी परिवार से हैं। इसका सवाल का जवाब सिर्फ सवाल है। तो लगता है कि इस बार बीजेपी आ रही है पूर्ण बहुमत से? 100% आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर बिल्कुल सरकार फेल है और युवा हमारे साथ है। जंतर मंतर जैसे प्रोटेस्ट का लोग उदाहरण देते हैं। जी, विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष हमेशा विरोध ही करेगा। मैं उन विपक्षियों से पूछना चाहता हूँ, मनमोहन सरकार जब थी और अटल जी की सरकार ने 32 रुपया पेट्रोल छोड़ के चला गया। 32 रुपया, जब 2004 में अटल जी की सरकार गई तो पेट्रोल का दाम 32 रुपया था। मनमोहन सरकार जब गई तो पेट्रोल का दाम 76 रुपया हो गया। 14 में 72 रुपये, लगभग 72-74 रुपया हो गया। कई % बढ़ा? उस 10 साल के बाद हमारा 12 साल का शासन चला, 72 रुपया से हम कहाँ पे हैं? कितना रेशियो बढ़ा? 35 रुपये बढ़ा मात्र। तो वो रेशियो सही था कि हमारा रेशियो सही है? तो फिर ये महंगाई पे क्यों घेरते हैं ये लोग? भाई, विपक्ष का काम है हर मुद्दे को गलत तरीके से जनता के सामने पेश करना।
क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है, आंकड़ा नहीं दे पाते हैं क्या ये लोग? खूब देते हैं, लेकिन जिनको उनके पास जो जानकारी है उसको नहीं पेश करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जंतर मंतर में पेपर लीक के पूरा नौटंकी हुआ, विपक्ष ने खूब साथ दिखाया। क्या झारखंड में बच्चे नहीं हैं? वो भी तो छात्र हैं। किसी राज्य के छात्र हैं कि नहीं हैं? वो भी तो हमारे देश के छात्र हैं। उनके यहाँ आप क्यों नहीं जा रहे हैं? वो अगर आप वास्तविक में सच्ची राजनीति करते हैं तो आपके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनेगी? हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं। कहते तो हैं कि इस बार हवा नहीं लगेगी बीजेपी की। हम कहें 27 में 27 में सपा साफ हो जाएगी। 27 में सपा साफ हो जाएगी, लेकिन हमको अपनी पार्टी की बात करना है, हमको अपना झंडा ऊंचा करना है और हर विधानसभा में हर बूथ पे कमल खिलाना है। ये हमारा लक्ष्य है, एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते। फिर से आपके पास आते हैं कि और साथी और कैसे समाजवादी पार्टी को आप लोग हराएंगे? समाजवादी पार्टी पहले ही हार चुकी है। जो विपक्ष, सारा विपक्ष एक हो करके और बीजेपी को हराने के चक्कर में पड़ी है, तो पहले हार मान चुकी है। जनता ने देखा है लूटपाट, छिनैती, दिन दहाड़े गोलीकांड, पूरा मोहम्मदाबाद की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देखी है समाजवादी पार्टी की सरकार, इसीलिए तो नकार रही है। वो लोग कहते हैं कि बीजेपी साफ हो जाएगी, बीजेपी को साफ करने में उनको अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, गुंडागर्दी और लूट छिनैती की बात आप कर रहे हैं। मोहम्मदाबाद के लोगों ने देखा हुआ है, फिर भी मोहम्मदाबाद ने पिछली बार 22 में उनको ही जिताया है। 22 में मोहम्मदाबाद के लोगों ने कुछ सोचे होंगे और कुछ अब विधायक जी जो हैं अब जा कर के बहुजन से सपा में कुछ अपने कार्यकर्ता को ले जा कर के जीत गए। वो थोड़ा सा हम लोगों की भी कमी रही होगी, इसलिए वो जीत गए। इस बार जीतने वाली बात नहीं है। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? तैयारियां हम लोगों की जनता के बीच में विकास के नाम पे जा रहे हैं। विकास हो रहा है, देख लीजिए आप, बहुत देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस मोहम्मदाबाद विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छी तरीके से देखे होंगे। एक बात निकल करके सामने आ रही है कि यहाँ के बीजेपी नेताओं में ही गुटबाजी है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। नहीं, जब तक टिकट कंफर्म नहीं हो जाता तब तक गुटबाजी थोड़ा बहुत दिखती है, हर पार्टी में दिखती है। लेकिन जहाँ हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जहाँ टिकट कंफर्म कर दे, संगठन जहाँ टिकट कंफर्म कर देते, सभी लोग एक हो जाते हैं और जिताने के लाइन में लग जाते हैं। लगता है कि जब भी इस तरह की बात आती है, टिकट की लाइन में 4 लोग हैं और एक दावेदार को टिकट मिला, बाकी 3 को नहीं मिला, तो लोग विरोध करते हैं अंदर खाने। ऐसा है कि जैसे ये जो विरोध दिखाई दे रहा है ना, ये विरोध नहीं है, सबकी अपनी अपनी मांग है कि मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए। जैसे अगली बार श्रीमती पूनम सरोज जी को टिकट मिला था और वो चुनाव जीत रही थी, ठीक नहीं। अब उसमें थोड़ा सा ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण इस तरह का हुआ कि जैसे हमारे साथ जो ओम प्रकाश की पार्टी थी, गठबंधन में नहीं थी, बात समझ रहे हैं, और उसी का लाभ लेकर के ये सपा के साथ चले गए। ओम प्रकाश जी 22 में सपा के साथ चले गए, उसी में हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा राजभर इधर उधर हो गए। इसीलिए हम लोग थोड़ा उस समय, वही तो मैं पहले बताया हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग में हम लोग जैसे ज़्यादा बिलीव कर लिए कि हम लोग जीत रहे हैं, उसी में हार गए। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से ही आप फिर इस बार जीतेंगे, और इस बार पिछली बार हारे भी थे? मोहम्मदाबाद विधानसभा में राजभर समाज का चूँकि 25,000 लगभग वोट आता है और पिछली बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन होने के कारण एक तरह से उस समाज के लोग अपने नेता भी उनको मानते हैं, तो सभी लोग सपा की तरफ मुड़े। आज वह 25,000 वोट हमारे साथ प्लस हो रहा है। ये अभी तो देखिए, वह 25,000 वोट अगर हमारे साथ प्लस हो रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं? जीत जाएंगे एकदम निसंदेह। हाँ, सीट यहाँ से मोहम्मदाबाद निकल। प्रकाश राजभर के आने की वजह से आप लोग जीतेंगे? नहीं, अपने कर्मों के हिसाब से जीतेंगे, अपने विकास पे, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। जनता के वो हमने काम करके दिखाया है और जनता काम की बेस पर हमको जिताएगी। एक सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि 2022 में जिस तरीके से उनका विरोध मैंने पहले भी सवाल किया था, तो इस बार भी क्या वो चीज़ें देखने को मिलेंगी? नहीं, जैसे अभी ये बात हो रही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आ जाए, लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल का फूल रहता है सभी कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता लगातार रात दिन मेहनत करके सभी बूथों पर, सभी जनता के, सभी वर्ग के जनता के यहाँ सबको लाभ पहुँचाने का प्रयास। जैसे
PM आवास, आयुष्मान भारत कार्ड, ऐसे तमाम योजनाएं चल रही हैं। बच्चियों के लिए योजनाएं चल रही हैं। तमाम योजनाएं हम लोग गांव-गांव तक लेके जाते हैं। हम उस बेस पर, अब जैसे ये बताइए 2020 से 2020 कोरोना काल में कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी। उस समय से आज तक हमारी सरकार सबको फ्री राशन दे रही है। जो राशन खाएगा वोट नहीं देगा, बताइए। जो राशन खाएगा वोट नहीं दे, जो मड़ई में रहता था, जिसके रहने का वो नहीं था, आश्रय नहीं था, वो आज छत के नीचे रह रहा है। जो महिलाएं बाहर जाकर के शौच करती थीं, वो महिलाएं जो है शौचालय में शौच कर रही हैं। ये नदी का किनारा था, हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, यहीं बड़े हुए। ये नदी का किनारा था, यहाँ जो है आज देखिए नदी कितनी साफ़ है। ऐसा हुआ था क्या कभी? कभी नहीं हुआ था। तो राशन जो नमक खा जाए वो मोदी जी कोट करेगा? अरे मैं जैसे बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो लोग कांग्रेस के भी खाए थे। कांग्रेस की खाए थे, उसको जिताए थे। जैसे कांग्रेस को 70 साल 65 साल 70 साल उसको शासन में रखे ना, वो सत्ताधारी रहे ना। नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक वही न थे। बताइए तो कितना समय चाहिए आपको विकास करने के लिए? बताइए ना। जैसे आप ये कहेंगे कि उस समय देश की स्थिति बहुत ख़राब थी 1947 में, लेकिन 2004 में क्या थी? 2004 में, अरे 2002 में जब मनमोहन सिंह की पहली सरकार बनती है तो उस समय क्या था? आधुनिक भारत था और उस आधुनिक भारत को ये आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं एक सवाल आपसे करूं कि चूंकि उस समय युवा नहीं थे, उस समय लोग पढ़ते नहीं थे। मनमोहन सिंह की सरकार में अभी आपने पूछा कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला उसके बारे में क्या कहेंगे? जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चला, क्या उस समय लीक नहीं हुआ था? पेपर नहीं हुआ था? फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? भाई सुनिए, फिर वही बात, जैसे इसलिए विरोध हो रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बना रहे हैं। दलित समाज का वोट आप लोग अपने पाले में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कैसे लेकर के आएंगे? क्या किया आप लोगों ने दलितों के लिए? भाई दलितों के लिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही लिए हैं। सबसे ज़्यादा आवास उनका बना है, सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत कार्ड उनका बना है, सबसे ज़्यादा शौचालय उनको दिया गया है, सबसे ज़्यादा उनकी बेटियां जो है पढ़ने में असमर्थ थी, नहीं जा पाती थी, उनके पास धन नहीं था। फ्री शिक्षा दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं। अब क्या लेंगे भैया? अब जैसे हम लोग यही सब जाते हैं, हमारे नेता जाते हैं, हम जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाते हैं और एक लोगों से मिल करके उनकी समस्या को पूछते हैं। जहां तक हो सकता है प्रयास किया जाता है कि उनका काम हो जाए। उम्र काफ़ी आपकी है, लगभग मुझे लगता है कि 50+ है और मुझे कम है, और मुझे लगता है कि आपने कई सरकारें देखा होगा। मायावती जी को भी देखा होगा, कल्याण सिंह को भी देखा होगा, अखिलेश को भी देखा होगा, मुलायम जी को भी देखा होगा। अगर मैं मायावती और अखिलेश की बात करूं, सबसे बेहतर सरकार किसने चलाया? मायावती और अखिलेश में तो आपने तो ये फंसाने वाला बात कर दिया क्योंकि मैं बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस समाज का भी एक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष बात करें। और उन दोनों की तुलना की जाएगी तो मायावती जी को मैं श्रेय दूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने अच्छा रखा। उसी लॉ एंड ऑर्डर को पूज्य महाराज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आगे बढ़ाया और उससे कई गुना आगे बढ़ाया। जो आप भी महसूस करते होंगे, एक निष्पक्ष पत्रकारिता, एक व्यापारी का आना जाना, हमेशा वो डर के भय में जीता था। उस डर को उन्होंने ख़त्म किया। जितने क्राइम या जिस तरह करने वाले लोग थे, आज या तो वो प्रदेश से बाहर हैं या तो जेल में हैं। अखिलेश यादव की सरकार में जब एक बार उन्होंने सरकार चलाया तो उनके जो समर्थक हैं, अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि मैंने पूर्वांचल दिया, मैंने इकाना स्टेडियम दिया, मैंने विश्व का सबसे बेहतर मैंने पार्क बनाया, जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, 100 नंबर दिया, तमाम ऐसी कन्याधन योजना दिया, लैपटॉप दिया, फिर भी वो हार गए। क्या वजह हो सकती है? अच्छा ये बताइए, आपके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया जाए और धीरे से आपका पॉकेट मार दिया जाए तो आप क्या महसूस करेंगे? अच्छा, देकर पॉकेट मार देते? नहीं, मैंने उदाहरण दिया है। अच्छा, मैंने एक उदाहरण दिया है। जब कोई भय में जिएगा तो उसको इकाना स्टेडियम और पूर्वांचल पसंद आएगा। भय नहीं समाप्त कर पाए, वो है नहीं समाप्त कर पाए। अब आप ही बताइए, आप एक व्यापारी हैं, काम कर रहे हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, घर जाना पसंद करेंगे ना कि रास्ते में लुटवाना पसंद करेंगे?
तो भय, समाज में जो भय था, योगी जी ने एकदम निकाल दिया लोगों के मन से। आज रात को 12 बजे भी बहन बेटियां अकेली घूम रही हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अखिलेश बेहतर थे, उनके कार्यकर्ताओं ने उनको ले डूबा। मानते इस बात को? अब इस बात पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इतनी राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। चलिए, युवा हैं और फिर से एक बार आपके पास आऊँगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि व्यापारी वर्ग बिल्कुल सुरक्षित है, और एक तरफ विपक्ष कहता है कि अभी हाल ही में, कल की बात है, गोरखपुर में एक तिवारी परिवार के लोगों को मतलब बेरहमी से मार दिया गया। कई ऐसी घटनाओं का वो लोग जिक्र करते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। बनारस को ले लीजिए, हाथरस को ले लीजिए, तो लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है इस सरकार में भी। देखिए, जो घटनाएं होती हैं, जब जो पहले होती थी उतना नहीं होती हैं। अब हर जगह पुलिस बैठी नहीं रहेगी, तो कहीं होती है घटना, उस घटना का हम निंदा करते हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वहाँ के हमारे सांसद महोदय ने कहा कोई जो है गुनहगार बच नहीं पाएगा। तो ये नहीं, संभव नहीं है कि एकदम समाप्त हो जाएगा। अभी आप हमसे जब आप सवाल कर रहे हैं, अब अभी आपको मैं मार दूँ तो प्रशासन क्या करेगा, आप मुझको मार दें तो प्रशासन क्या करेगा। लेकिन अगर घटना घटने के बाद कार्रवाई होती है। अखिलेश जी के शासनकाल में गायत्री प्रजापति थे, बलात्कारी थे, वह रेप के आरोपी थे, लेकिन जब तक सपा की सरकार थी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज जो ही बीजेपी की सरकार बनी 17 में, गिरफ्तारी हुई और उनको सज़ा भी मिली। तो हमारी सरकार, कोई भी गुनाहगार हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गुनाहगार होता है। अब अखिलेश यादव जी जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि वह मुस्लिम है तो वह हिंदू है तो मुस्लिम पे कार्रवाई नहीं करनी है, यादव पे कार्रवाई नहीं करनी है। हमारे लिए अपराधी होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोगों को सुरक्षित रहने का अधिकार है। तो हमारी सरकार ये करती है, लीपा पोती नहीं करती है। चलिए, एक सवाल जाते जाते पूछ जाते हैं आपसे, 2029 को लेकर के ट्रेंड में है भी कि योगी जी भी प्रधानमंत्री बने, उधर अमित शाह भी लाइन में लगे हुए हैं। इन दोनों में अगर प्रधानमंत्री बनाने का आपको मौका मिले तो किसे बनाएंगे? जैसे ये मैं पहले कह चुका हूँ कि ये शीर्ष नेतृत्व का विषय, जिसको तय कर देंगे वो किसे देखते हैं, आपको कौन पसंद? मेरी बात सुनिए, जैसे हम मंडल अध्यक्ष हैं, हम शीर्ष नेतृत्व नहीं हैं। हम इस सवाल को, आपके सवाल को सिरे से खारिज करते हैं। शीर्ष नेतृत्व जिसको बैठा देगा, हम उसको पूज्य मान के देश को आगे बढ़ाएंगे। मतदाता होने के नाते किसे पसंद करेंगे आप प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान में 29 में आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी कहती है उनकी तो उम्र ही खत्म हो जाएगी। उम्र नहीं ख़त्म होती किसी की। काम करने की क्षमता अगर आपके शरीर में है तो उम्र ख़त्म नहीं होती है। एक युवा 20 साल का सुस्त चलता है, एक 75 साल का युवा जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो युवा नहीं है, व्यक्ति काम कर रहा है, तो काम करने वाला बेस्ट है। 20 साल का व्यक्ति बेस्ट। मोदी जी बेहतर है अगर वो क्या अच्छा लगता है उनका? मोदी जी क्या अच्छा लगता है? काम बेहतर रहता है, काम बेहतर है। जितना उन्होंने काम किया है, आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। क्या इस देश में 70 वर्षों में किसी ने सोचा कि गरीब के बच्चे अगर बीमार पड़ेंगे तो उनकी इलाज कैसे होगा? वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। किसी ने दिया आवास, गरीब के छत दिया, महिलाएं बाहर जाती थी शौच करने, किसी ने दिया। एम्स हम लोग सुनते थे कि दिल्ली में है, आज कितने एम्स बन गए। क्या वो मोदी जी के क्यों काम आएगा? इस देश के हर व्यक्ति को काम आएगा। जनता का फैसला है, जनता को जो काम पसंद आएगा वो जनता उसकी सरकार बनवाएगी। और मुझे अपने काम पे भरोसा, उसी काम के भरोसे पर हम जनता के बीच में जाएंगे और उसी भरोसे पर हम वोट मांगेंगे। और हमें विश्वास है कि जनता में पूरी बहुमत के साथ फिर 27 में योगी जी को और 29 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस गद्दी पर बैठाएगी और देश सेवा के लिए एक और मौका मिलेगा। चलिए, तो ये कुछ साथी थे, खास करके मैंने पहले ही बताया कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के जुड़ने के पीछे की वजह इन्होंने साफ बताई। 27 में कौन आने वाला है इस पर भी इन्होंने खुल करके विचार रखा। अखिलेश खत्म क्यों हो गए, क्यों नहीं चुनाव जीतेंगे, उसको भी लेकर के इन लोगों ने तमाम बातें कहीं। फिलहाल आपकी जो प्रतिक्रिया हुई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरे के पीछे विक्रांत थे, मेरा नाम अरविंद सिंह है। देखते रहिए द पब्लिक रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया।